डियर स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स GPB 311 के अंतर्गत फील्ड क्रॉप्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट ऑफ खरीफ हमने आज दूसरी क्रॉप को स्टार्ट कर दिया है। दूसरी क्रॉप आज हम डिस्कस करेंगे सोरगम, जवार, ब्रीडिंग फॉर सोरगम। जैसा कि हम जानते हैं, सोरगम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है और वीट, राइस, मेज़ के बाद में चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है वर्ल्ड की। और राजस्थान के सिचुएशन के आधार पे, राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार भी ये हमारी स्टेट की बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है। और इसमें दोनों प्रकार के फोडर एज वेल एज फूड दोनों महत्वपूर्ण इसके घटक हैं। तो सबसे पहले हम सोरगम का एक बॉटनिकल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन समझेंगे। सोरगम ग्रेमिनी फैमिली का पौधा है। बॉटनिकल नेम में इसको हम सोरगम बाइकलर बोलते हैं। इसका नेचर ऑफ पोलिनेशन ऑफन क्रॉस पोलिनेशन है। किसी भी क्रॉप की ब्रीडिंग के लिए हर बार ये कहा जाता है कि भाई किसी भी क्रॉप की ब्रीडिंग या उसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए या वेराइटल इम्प्रूवमेंट करने के लिए उसका नेचर ऑफ पोलिनेशन जानना अत्यंत आवश्यक है। और इस आधार पे सोरगम ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी बहुधा पर परागित फसल है। बहुधा पर परागित फसल का मतलब है इसमें प्राय सेल्फ पोलिनेटेड है, बट इसमें सेल्फ जो क्रॉस पोलिनेशन का एक्सटेंट है, जिन क्रॉप्स में क्रॉस पोलिनेशन का एक्सटेंट मोर देन 4% एंड अप टू 40% होता है, दे आर ग्रुप्ड अंडर द कैटेगरी ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। इस कैटेगरी में सोरगम के साथ साथ में कॉटन और अरहर हमारी मेन फील्ड क्रॉप है, वो भी इस कैटेगरी में ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। और ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स एक तरह से आपके जीके और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें प्राय ये किसी भी रूप में, उदाहरण के रूप में या ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्या होती है इस रूप में पूछा जा सकता है। इसलिए इसका एक ये जो फीचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x बराबर 20 मीन्स डिप्लॉयड स्पीसीज है। और इसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर सोमेटिक शेल में 20 यानी 20 है। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका इथोपिया और ईस्ट अफ्रीका है। सोरगम जैसा मैंने कहा 5th इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये मेनली सेमी एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स एरिया की क्रॉप है। सोरगम से हमें मुख्यतः जो प्रोडक्ट मिलते हैं, स्टार्च है, डेक्सट्रोज सिरप है, एडिबल ऑयल है, अल्कोहल है, अदर प्रोडक्ट भी इसमें जैसे आजकल जो नई वैरायटियां हैं इस पर्पज़ से ब्रेवरीज वगैरह, शुगर है, इथेनॉल है, इत्यादि इत्यादि इससे प्राप्त की जा सकती हैं। बेसिकली तो ये एक ग्रेन क्रॉप है और फूड क्रॉप तो है ही। सोरगम ग्रेन की जो क्वालिटी की अपन बात करें, सोरगम ग्रेन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। इसके अंदर प्रोटीन 10 से 12% होता है। लाइसिन जो प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सीरियल्स में, वो 1.4 से 2.8% होता है। अमीनो एसिड है लाइसिन। ल्यूसिन 7.4 से 17% तक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट 5% से 70% तक, मेजॉरिटी ऑफ द वैराइटीज़ में मोर देन 60-70% तक होता है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो कैल्शियम, आयरन और कॉपर अच्छी कंसंट्रेशन में इसमें होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिटिव जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं। जहाँ उपयोग, जैसे मैंने कहा, इसको फूड क्रॉप के रूप में भी उपयोग करते हैं, लाइव स्टॉक के लिए फीड के रूप में, और ग्रेन फॉर पोल्ट्री के रूप में। और इसके बीज को इथेनॉल में भी बदला जा सकता है, जिससे बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ है वो पूरे हो सकते हैं। इसमें जो है ना बियर बनाई जा सकती है, इससे एक जगरी बनाई जा सकती है। और आजकल मीठी जवार है उसका, इसमें मीठी जवार की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। और इसका ये ज़रूर है, इसका जो एरिया है
इसका जो एरिया है वो प्राय पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले अच्छा था, ज़्यादा था। अब वो धीरे धीरे जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में आ गई हैं उनसे बढ़ रहा है, घट रहा है, एरिया घट रहा है, बट प्रोडक्टिविटी ज़रूर इसकी बढ़ रही है। तो पहले हम जानेंगे कंस्ट्रेंट्स फॉर सोरगम प्रोडक्शन, यानी कुछ ऐसे जो बाधाएं, कंस्ट्रेंट्स मतलब रुकावटें, बाधाएं जो सोरगम प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं। तो इनमें सबसे पहले है हमारा, चूँकि जैसे मैंने कहा कि ये सेमी एरिड एरिया की क्रॉप है, तो इसके अंदर जो रेनफॉल पैटर्न है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इरेटिक और इल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड इनसफिशिएंट रेनफॉल इज ए मेजर कंस्ट्रेंट फॉर सोरगम प्रोडक्शन। तो दूसरा है इनएफिशिएंट यूज ऑफ रेन वाटर, जो पानी मिला उसका भी प्रॉपरली उपयोग नहीं हो पाना। इनएडिक्वेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनमें चूँकि बारानी तरीके से रेनफेड एरियाज में बोई जाती है तो इसमें फर्टिलाइजर्स का भी प्रॉपर उपयोग नहीं होता है। यूज ऑफ लोकल वेराइटीज़, यानी ड्यू टू लैक ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और हाइब्रिड वेराइटीज़ और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ और हाइब्रिड वेराइटी टू फार्मर्स, ये एक मेजर इसमें लेकुना है, इसलिए उनका जो है ना यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो। इनएडिक्वेट प्लांट प्रोडक्ट पॉपुलेशन, तो किसानों को बार बार मतलब अवेयर करना पड़ेगा, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा ट्रेनिंग के तहत कि जो पौधों की प्लांट पॉपुलेशन है पर यूनिट एरिया वो मेंटेन रहे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सोरगम के मैटर में। और अनटाइमली सोइंग, जब अगर रेनफेड फार्मिंग है तो जैसे बारिश होती है उसी हिसाब से इसकी सोइंग होगी, टाइम पे सोइंग हो नहीं पाती है, बारिश होने पे होती है, तो ये भी एक इसमें मेजर लेकुना है। और नॉन अडॉप्शन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, तो बारानी खेती में जैसा हम जानते हैं किसान भाई जो इंसेक्ट पेस्ट डिजीज रेजिस्टेंट है उनके मेजर्स को कम करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सजेशन टू इंक्रीज और इम्प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ सोरगम, या प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो सूटेबल हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं या हाइब्रिड्स हैं सोरगम की, उनको अधिक से अधिक पॉपुलराइज करें, ताकि जैसी भी सिचुएशन है, जैसा ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जैसा रेनफॉल पैटर्न है, जैसी सोइल फर्टिलिटी है और जैसा पर्पज़ है सोरगम को उगाने का, वेदर इट इज़ ग्रोन फॉर फूड और ग्रेन और फोडर, उस प्रकार की वैरायटी का चयन करके किसानों को देना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इंडस्ट्रियल पर्पज़ हमारा है तो उस प्रकार की वैरायटी हमें ईजाद करके फार्मर्स को देनी चाहिए। नंबर थर्ड, नॉलेज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इसके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी जानकारी का अभाव होना, तो उसको अधिक से अधिक हम कर सकते हैं। ठीक प्रकार से नॉलेज किसानों को ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी करें केवीकेज के माध्यम से या फार्मर्स ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से, तो वो इसके प्रोडक्शन में हमें लाभ मिलेगा। यूज ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक्स, जो भी उसके कीट और पतंगे और बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए निर्धारित दर पर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। फिर इसको पॉपुलर करने के लिए, सोरगम को पॉपुलर करने के लिए हमें इसके अल्टरनेट यूज़ पर बहुत अत्यधिक अभी काम करना बकाया है। जैसा मैंने कहा, इथेनॉल फॉर्मेशन में, इसका जागरी में, इसका डिस्टिलरीज में और भिन्न भिन्न प्रकार के पेय पदार्थों में, और इवन दो जो मीठी जो किस्में हैं, मीठी जो वैरायटीज़ हैं, स्वीट वैरायटीज़ हैं, उनका बहुत प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं जागरी से संबंधित, गुड़ और इत्यादि, तो उसको उसमें हमें प्रयोग करना चाहिए। और गवर्नमेंट का सपोर्ट, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अच्छी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी घोषित हो, ताकि फार्मर हमारा वो ये सुनिश्चित रहे, वो आश्वस्त रहे कि हमें इसके उगाने पर, सोरगम के उगाने पर इसका अच्छा दाम मिलेगा और हमारा इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो वो इसके लिए प्रेरित होंगे किसान बोने के लिए। इसलिए इसका जो एरिया घट रहा है उसको बढ़ाने का यही तरीका है कि भाई उसमें हम इंसेंटिव्स दें, किसानों को एक अच्छी कीमत दें और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने के लिए गवर्नमेंट तैयार रहे। अब आते हैं हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी क्रॉप की ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को
निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हायर यील्ड तो है ही, पर जैसा पर्टिकुलर क्रॉप की केस में उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसको किस प्रकार से वो पॉपुलर है, उस आधार पे जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले हर क्रॉप में हमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते समय हमें इसका प्लांट आइडियोटाइप तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रेन यील्ड यानी हायर यील्ड ऑफ ग्रेन, ये हमारा पर्पज होना चाहिए। तो लार्ज और हैवी पेनिकल्स, इसका ब्रीडिंग फॉर वी हैव टू ब्रेड द वैरायटी विच हैज़ लार्ज एंड हैवी एंड कम्पैक्ट पेनिकल्स। तो इससे ग्रेन यील्ड का बढ़वार बनेगी। नंबर 2, ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोथ यानी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज होनी चाहिए, ये हमारा पर्पज हो। लोजिंग रेजिस्टेंट हो, फोटो इनसेंसिटिविटी हो, ये ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव फॉर हायर ग्रेन यील्ड हमें अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। नंबर 2, अर्ली मैच्योरिटी। अर्ली मैच्योरिटी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो ड्रोट पीरियड है उससे पहले हमारी क्रॉप पककर तैयार हो जाए। इसलिए ब्रीडिंग फॉर सीड जर्मिनेट एट लो टेम्परेचर, जल्दी अगर हम बुआई करते हैं तो लो टेम्परेचर सीड जर्मिनेट हो जाए, ऐसी वैरायटी को हमें तैयार करना चाहिए, ऐसी वैरायटी की हमें बनानी चाहिए। फोटो पीरियड इनसेंसिटिविटी यानी फोटो पीरियड डे न्यूट्रल प्लांट हमें तैयार करने, ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। एबिलिटी टू फिल एंड मैच्योर ग्रेन अंडर कूल नाइट्स, यानी ऐसी हमें ब्रीड तैयार करनी है, वैरायटी तैयार करनी है जो उसके जो पेनिकल है वो उसके अंदर जो दाने हैं उनको कंप्लीट भरे और उनको पकाए अंडर कूल नाइट्स। अगर लेटर आवर्स में पकाव के समय टेम्परेचर लो हो जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसी प्रकार से लोजिंग रेजिस्टेंस, तो लोजिंग रेजिस्टेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है सोरगम में, क्योंकि इसकी जड़ें जकड़ा जड़ होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, तो वो गिर सकती हैं। इसलिए इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट जो ट्रेट्स हैं उन पर काम करना चाहिए। ब्रीडिंग फॉर ड्वार्फ जीन यानी कि बोनी किस्में कम हाइट वाली किस्में इसके अंदर हों तो गिरने की संभावना कम बनती है। और दूसरा ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू रूट एंड स्टॉक रोट, अगर रूट एंड स्टॉक रोट नहीं होगा तो भी ये लॉजिंग की समस्या कम से कम होगी। रेजिस्टेंस टू हीट एंड ड्रॉट, तो रेजिस्टेंस टू हीट एंड ड्रॉट, ब्रीडिंग फॉर एक्सटेंसिव रूट डेवलपमेंट, ब्रीडिंग फॉर स्मॉलर एंड फ्यूअर स्टोमेटा, टॉलरेंस टू पोस्ट ब्लूम मॉइस्चर लॉस एंड हीट। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वैरायटी डेवलपमेंट करते समय कंसिडर करना चाहिए। फिर रेजिस्टेंस टू सोइल एंड स्ट्रेस और टिलेज प्रैक्टिसेस, तो इनके प्रति भी ब्रीडिंग फॉर सीडलिंग वीगर, अर्ली वीगर इम्पोर्टेंट है। ब्रीडिंग फॉर कोल्ड टॉलरेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जैसा पहले भी आया है, ऊपर बिंदु आया है कि जर्मिनेशन के टाइम अगर टेम्परेचर लो है तो सीड के अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि वो इजीली जर्मिनेट हो पाए। ब्रीडिंग फॉर स्टे ग्रीन, ये आजकल एक न्यू कंसेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ज्वार जो चारे के फॉडर पर्पज से जो सोरगम उगाई जाती है किसानों के द्वारा, वो लेटर आवर्स में या लेट स्टेज में पीली नहीं हो, ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इसलिए स्टे ग्रीन कंसेप्ट अब वैज्ञानिकों के द्वारा, ब्रीडर्स के द्वारा चल रहा है। अगला जो बिंदु है ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू पैरासाइटिक प्लांट्स, तो इसके अंदर एक पैरासाइट लगता है स्ट्राइगा, आप जानते हैं सब। तो ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू स्ट्राइगा, ये हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए ब्रीडिंग का। तो इसके अंदर हम एक सोरोलिन जो एक कोई कंपाउंड है वो इसको मिनिमाइज करता है, ताकि ये इसका स्ट्राइगा का सीड इसके अंदर जर्मिनेट नहीं हो। ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, तो डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए हमें स्क्रीनिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है और उसके सीड या जो उसका सीडलिंग है उसको इनेकुलेट करना पड़ता है विभिन्न प्रकार के जो पैथोजेंस हैं, और फिर उनकी स्क्रीनिंग
वेदर इट मे बी एट फील्ड और इट मे बी एट द ग्रीन हाउस। तो वो करके और इसमें हमें डिजीज रेजिस्टेंस के लिए वो स्क्रीनिंग करके और वैरायटी डेवलप करनी चाहिए। तो मेजर जो डिजीज़ हैं वो इसके अंदर ब्रीडिंग फॉर रूट एंड स्टॉक रोट जो एक फंगस है फ्यूजेरियम मोलिनीफॉर्म, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंट सोर्स है वो ड्वार्फ येलो मिलो। इसी प्रकार से लीफ ब्लाइट, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है हेलमेंथोस्पोरियम ग्रेमिनिकोला। इसी प्रकार पाउडरी मिल्ड्यू है स्क्लेरोस्पोरा सोरगाई, इसका जो रेजिस्टेंट सोर्स है वो इथोपियन सोरगम ओरिजिन से जो भी जीनोटाइप आते हैं उसके अंदर इसका सोर्स रेजिस्टेंट सोर्स मिलता है। इसी प्रकार से कुछ वायरसेस भी इसमें है, तो इसमें एक मेनली मेज ड्वार्फ राइस वायरस लगता है। तो ये कुछ ऐसी कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर भी इसके प्रति रेजिस्टेंट जो है ना जीन पाया जाता है। इसी प्रकार से स्मट्स और रस्ट्स, तो इनके प्रति भी हमें रेजिस्टेंट डेवलप करनी चाहिए वैरायटीज़ में। इसी प्रकार से ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो इसमें जो भी इंसेक्ट लगते हैं, चाहे सोरगम शूट फ्लाई है, चाहे स्टेम बोरोर काइलोपार्टिलस, चाहे मिज है, इन सब के प्रति भी हमें स्क्रीनिंग करके और रेजिस्टेंट जीनोटाइप्स और वैरायटीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने कहा, यील्ड और क्वालिटी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट but both are negatively correlated. If we proceed for quality, then we deteriorate the quantity. If we proceed for quantity, we can lose the quality. लेकिन ये एक चुनौती है ब्रीडर के लिए, दोनों को एक साथ में बनाए रखना। फिर भी सोरगम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीडिंग फॉर फूड, तो इसके अंदर ब्रीडिंग फॉर कलर ऑफ ग्रेन एंड टेक्सचर, जो दाने का कलर और उसकी स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, उसकी बनावट है, वो उपभोक्ता को प्रभावित करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण हमारा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ब्रीडिंग फॉर वाइट पेरिकार्प, सफ़ेद जवार को खाने के पर्पज़ से लोग अच्छा पसंद करते हैं, तो ये भी एक इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है। ब्रीडिंग फॉर फीड ग्रेन, तो ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इट मे बी द इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव फॉर सोरगम। तो इसके अंदर पहली बात तो जो प्रोटीन है उनके अंदर अमीनो एसिड्स का जो कंपोजिशन है, जो बैलेंस है, इट शुड बी मेंटेन्ड, और रिमूव द एंट्रिंजेंसी और बिटर टेस्ट एंड टैनिन्स फ्रॉम द सीड ग्रेन, तो ये इसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगा। एंड ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द डाइजेस्टिबिलिटी एंड ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव द कलर ऑफ सीड। इसी प्रकार से ब्रीडिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, तो हाई स्टार्च कंटेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी चाहिए, और जो इथेनॉल और जो भी इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बनते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और चाहे वो ब्रेवरीज हो, जागरीज हो, इन जो इंडस्ट्रियल पर्पजेज के हिसाब से वैरायटीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर है फोरेज क्वालिटी, जैसे ब्रीडिंग फॉर साइलेज, ब्रीडिंग फॉर स्टेग्रीन, ब्रीडिंग फॉर लेसर कंटेंट ऑफ HCN, breeding for improve the nutritive value of fodder, breeding for the higher digestibility to the animals। तो इस प्रकार से हम ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करके और एक अच्छा आइडियोटाइप हम बनाएं, ताकि हमारी अच्छी वैरायटी जो किसानों को और मार्केट की डिमांड को देखते हुए डेवलप हो सके। धन्यवाद।